ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कौशिक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने गति की दर का मापन किया था। गति की दर को हम किस तरह मापते हैं, और हमने देखा था कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के द्वारा हम वस्तु की गति की दर का मापन कर सकते हैं, जिसे हमने क्या कहा था, चाल कहा था। और चाल को हम इकाई क्या थी इसकी, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, इनके माध्यम से, इकाई के माध्यम से इनका हमने मापा पढ़ा था हमने। और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। हमने उदाहरण के तौर पर देखा था कि अगर किसी वस्तु की चाल अलग अलग दे रखी हो तो औसत चाल निकालने के लिए हमें इसमें कुल तय की गई दूरी में कुल समय का भाग दे देना होता है, जिससे उसकी आसान से औसत चाल निकल के आ जाए। हमने एक उदाहरण भी लिया था। क्या उदाहरण लिया था? हमने देखा था कि एक कार जो है 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर जब एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती थी तो उसकी औसत चाल क्या निकाल के देखी हमने कुल तय की गई दूरी में कुल समय का भाग दे दिया। कुल तय की गई दूरी कितनी थी, 100। समय कितना लगा था, 2 घंटे, 50 आ गया ना उसकी औसत। इसी प्रकार हमने और उदाहरण लिया था। क्या उदाहरण था हमारा कि एक कार जो है 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। इसी प्रकार वही कार पुनः 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। उसकी औसत चाल भी हमने निकाल के देखी थी। हमने दोनों दूरियों को जोड़ लिया, 16 और 16 32। इसी प्रकार समय को हमने 4 सेकंड और 2 सेकंड 6 सेकंड जोड़ के देखा था, तो कितना आया था, उसकी जो औसत चाल थी वो 5.33 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम गति की दर का मापन कब ज्ञात कर सकते हैं, इसकी औसत चाल के माध्यम। अब देखिए, अगला जो हमारे पास बिंदु है वो ये है कि दिशा के साथ साथ चाल। ये अभी तक तो हमने चाल पढ़ा था कि चाल किस तरह उसकी औसत चाल। अब उसकी दिशा के साथ भी अगर हमें चाल, तो देखिए, तो फिर जो गति है वो और भी व्यापक बन जाती है। दिशा के साथ चाल कैसे था? देखिए, अभी तक हमने गति के बारे में पढ़ा था कि कोई वस्तु किस दिशा में गति कर रही है, लेकिन इसकी एक निश्चित दिशा नहीं थी। अब हाँ, कोई वस्तु गतिशील है, किधर गतिशील है। हाँ, अगर कोई वस्तु गतिशील है, गतिशीलता के साथ साथ उसका हमें दिशा का भी ज्ञान हो, उसकी दिशा का भी हमें पता हो कि एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जो उसकी चाल है, जो उसकी गति है, एक निश्चित दिशा में है, तो फिर वो जो गति है वो और भी अधिक व्यापक बन जाती है। कैसे बन जाती है? अब इस चीज को हमें समझने के लिए हमें देखिए ये चीजें आपको समझनी है कि ये किस तरह से होता है। देखिए, आपको याद रखना है, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ उसकी दिशा भी व्यक्त करें। वह राशि इन दोनों पक्षों को एक व्यक्त करती है, जिसे वेग कहा जाता है। तो ये राशि दोनों पक्षों को वेग करती है। ये राशि जो है दोनों पक्षों को, किस को, दिशा को और चाल को। दिशा और चाल इन दोनों को सम्मिलित रूप से वेग नहीं कहा जाता। मुझे बताओ, अगर कोई वस्तु की हमें दिशा ज्ञात हो और उसकी चाल पता हो तो क्या कहलाती है इस वस्तु को? वेग कहते हैं ना। वेग क्या है? वेग के बारे में आप जानते हो कुछ? वेग के बारे में आपको पता है कि क्या हुआ, वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, किस को, दिशा और चाल। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, दिशा और चाल को, क्या कहलाती है? वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान भी हो सकता है, समान हो सकता है। अब देखिए, जरूरी नहीं किसी वस्तु का वेग समान हो या एक समान वेग से हो। वस्तु का वेग समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। किसी वस्तु का वेग एक समान हो सकता है, असमान हो सकता है, क्योंकि वेग किस पर निर्भर है? उसकी चाल पर। दिशा तो कन्फर्म है भाई, किस दिशा में, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, दिशा तो निश्चित है, परंतु उसकी चाल के हिसाब से उसका वेग समान हो सकता है, असमान हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, ये बात और इसमें समझनी है कि जब इस वस्तु की हमें गति पता है, उसका जो वेग है वो समान हो सकता है, असमान हो सकता है। ये वस्तु की चाल, गति की दिशा दोनों में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक सीधी वस्तु रेखा में चलती है तो चाल के प्रति गति करती है, तो उस गति के परिणाम औसत के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं। उसकी औसत गणना क्या होगी? अब इसको एक उदाहरण लेते हैं। यदि वस्तु का वेग समान वेग से परिवर्तित हो रहा है, कह रहा है यदि वस्तु का वेग एक समान वेग है,
अब किसी वस्तु का वेग एक समान है, उस वेग को किस तरह से हम निर्धारित करें कि यदि वस्तु का वेग एक समान है, फिर क्या कह रहे हो, कह रहे हैं यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है तो दिए गए प्रारंभिक और अंतिम वेग अंकगणित के माध्यम के द्वारा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि वस्तु का वेग एक समान है, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर m द्रव्यमान का कोई टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ए बिंदु पर बी बिंदु। देखिए यहाँ ये प्रारंभिक वेग है और प्रारंभिक वेग क्या u कहलाता है, प्रारंभिक वेग क्या कहते हैं, इसको u कहते हैं। अब यहाँ पे इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि m द्रव्यमान का टुकड़ा हमें ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचाना है। अब प्रारंभिक वेग जो है ना इस वस्तु पर यहाँ स्थिर रखा हुआ है, यहाँ पर ये जो m द्रव्यमान का टुकड़ा है कोई गति नहीं कर रहा, तो इसका प्रारंभिक वेग है। जब इस पर F बल आरोपित करने से उस पर इधर गति की दिशा में, तो दिशा का होना जरूरी है, मैं इसी दिशा में, किस दिशा में, बी की तरफ, जहां हमें इसको m द्रव्यमान का टुकड़ा ले जाना है उस दिशा में ही इस पर F बल आरोपित कर रहा हूं, जिससे m द्रव्यमान का टुकड़ा कहां पहुंच गया, बी बिंदु पर पहुंच गया। तो इसका जो प्रारंभिक वेग u था ये किसमें बदल गया, अंतिम वेग में, ठीक है। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग। अब ये जो प्रारंभिक वेग है ना इसके बारे में आपको समझना है, प्रारंभिक वेग फिर कहां पहुंच गया, प्लस अंतिम वेग, इसका औसत का 2 का भाग दे दो उसमें। अगर मैं क्या काम करूं, औसत वेग को w a g से व्यक्त करूं और प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से, तो जी क्या हो जाएगा, इसका गणित रूप हो जाएगा। ये कब संभव है, जब हमें वस्तु की चाल के साथ साथ उसका दिशा का भी ज्ञान हो। उदाहरण के लिए मैंने जब m द्रव्यमान का एक टुकड़ा जो ए बिंदु पर रखा हुआ है, m द्रव्यमान का टुकड़ा जब ए बिंदु पर मैंने रखा हुआ था तो ए बिंदु पर इसका प्रारंभिक वेग 0 था। भाई देखिए प्रारंभिक वेग का मतलब होता है प्रारंभिक वेग में वस्तु कोई गति नहीं करती, अपनी साम्यावस्था में रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है, उस वेग को प्रारंभिक वेग कहा जाता है, जिसे u से व्यक्त करते हैं। फिर मैंने क्या काम किया, m द्रव्यमान के टुकड़े को, अब चूंकि हमें देखिए चाल का तो पता था कि चाल वो एक समान हो सकती है, असमान हो सकती है। अब चूंकि इस बात को हमने पहले प्रारंभ में पढ़ लिया कि दिशा और चाल जब दोनों राशियों का बोध होता हो तो ऐसी राशि को फिर वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग। अब देखिए और इसमें समझने वाली बात क्या, मैं इसको एक बार और दोबारा समझा देता हूं तुम्हें। हम पढ़ रहे हैं दिशा के साथ साथ चाल। देखिए हमने पढ़ा था, हमने बहुत सारी गतिशील वस्तुओं को देखा। जब गतिशील वस्तुओं को हम देखते हैं तो उसकी हम चाल का अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी चाल क्या है। अब लेकिन ये हमें पता नहीं होता कि ये किस दिशा में जा रही है। अगर हमें याद हो कि किसी वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा का भी हमें बोध हो, दिशा का भी हमें पता हो, तो फिर वो राशियां और अधिक व्यापक हो जाती हैं। ऐसी सम्मिलित राशियां जो जिनमें दिशा और चाल दोनों को बोध हो क्या कहलाती हैं, उस राशि को वेग कहा जाता है। तो वेग के बारे में पता लगा, वेग क्या है, यानी ऐसी राशियां जिनमें दिशा और चाल दोनों मौजूद हों, वेग कहलाती हैं। अब वेग को समझने के लिए हमारे पास एक उदाहरण था। हमें ये बात याद रखनी है कि वेग समान वेग भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। इसका रीजन क्या था कि यदि वस्तु का वेग एक समान वेग है, यदि वस्तु का वेग एक समान वेग है तो उसकी चाल और दिशा दोनों एक समान है। अगर उसका असमान है तो उसकी चाल में लगातार निरंतर परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे बात को? तो इस तरह से हम दोनों राशियों के बारे में आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या काम किया, मैंने किसी दो बिंदु ए तथा बी, दो बिंदु हमने लिए हैं। उस पर ए बिंदु पर मैंने m द्रव्यमान का कोई टुकड़ा रखा हुआ है। ये m द्रव्यमान का टुकड़ा ए बिंदु पर है। अब देखिए ए बिंदु पर जब m द्रव्यमान का टुकड़ा रखा हुआ है तो ये यहाँ पर कोई गति नहीं हो रही, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, अर्थात ये अपनी साम्यावस्था में है। ये m द्रव्यमान का टुकड़ा ए बिंदु पर साम्यावस्था में, यहाँ गति नहीं कर रहा है। इस जब गति नहीं करता है तो उसका जो वो प्रारंभिक वेग है उसको u कहा जाता है, यानी ये जो वेग होगा प्रारंभिक वेग होगा। जब m द्रव्यमान के टुकड़े पर किधर गति की दिशा में, चाल की दिशा में जब F बल आरोपित किया जाता है, F बल आरोपित करने से ये m द्रव्यमान का टुकड़ा E बिंदु से B बिंदु पर पहुंच जाता है। अब जब हमने इस पर
फोर्स लगाया है, बल लगाया है, बल लगाने से क्या हुआ कि m द्रव्यमान का टुकड़ा a बिंदु से b बिंदु पर पहुंच गया। b बिंदु पर, अब जब a बिंदु पर तो इसका वेग क्या था, प्रारंभिक वेग ही था। जब m द्रव्यमान का टुकड़ा b बिंदु पर पहुंचा तो इसका वेग में परिवर्तन हो गया। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पढ़ाएंगे आगे हम इसको। परंतु याद रखें कि जब m द्रव्यमान का टुकड़ा a बिंदु पर रखा हुआ था तब तो उसका प्रारंभिक वेग ही था, अर्थात ये साम्यावस्था में था। गति करने के दौरान इसका प्रारंभिक वेग अंतिम वेग में बदल गया, तब उसका औसत वेग क्या हो गया, औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u कहा, अंतिम वेग को हमने क्या कहा, v कहा। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, इसका औसत निकालने के लिए इसमें 2 का भाग दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके आसानी से वेग को निर्धारित कर सकते हैं। यानी VAB बराबर हो जाएगा, VAB बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं और शॉर्ट में लिख देता हूँ। VAB बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v बटे 2, ये इसका औसत। इसके द्वारा हम किसी भी उदाहरण को आसानी से कर सकते हैं। आप जो भी इसमें उदाहरण दे सकते हैं, उन सारे उदाहरणों को हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, उनको एक बार करके देखिएगा। उन उदाहरणों के तौर पर आप समझ जाएंगे कि अगर हमें दिशा के साथ साथ चाल का भी ज्ञात हो या चाल के साथ साथ दिशा का भी बोध हो तो फिर उसको आसानी से वो जो गति है वो और व्यापक, अधिक व्यापक हो जाती है, और वो क्या कहलाती है, चाल की जगह फिर वो वेग में कन्वर्ट हो जाती है। वेग एक समान हो सकता है, असमान हो सकता है। उदाहरण के लिए ये उदाहरण से हमें स्पष्ट हो गया कि अगर किसी वस्तु का औसत वेग हमें ज्ञात करना हो तो m द्रव्यमान के टुकड़े को a बिंदु पर जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक वेग है, उस पर रख करके जब इस प्रारंभिक वेग पर, प्रारंभिक वेग में जो साम्यावस्था में है, इस m द्रव्यमान के टुकड़े पर F बल आरोपित किया जाता है तो ये m द्रव्यमान का टुकड़ा बिंदु A से B बिंदु पर पहुंच जाता है, गतिशील हो जाता है। किस दिशा में, गति की दिशा में बल आरोपित किया मैंने। अब इसका प्रारंभिक वेग अंतिम वेग में बदल गया, तब इसका औसत वेग भी AB, औसत वेग A बिंदु और B बिंदु पर दोनों टोटल कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग V बटे औसत में 2। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। आप करके देख रहे हैं इन सारे उदाहरणों को, उसमें बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, फिर अगला बिंदु पर